अच्छा, तो ब्लड को डिफाइन करने के लिए असल में जो क्राइटेरिया है ना वो है टिश्यू का, और टिश्यू की टाइप्स आपने कभी पढ़ी नहीं है। तो अगर बाय बुक मैं बताऊं ना ब्लड क्या होता है, यानी अगर मेडिकल बुक्स में जो ब्लड को डेफिनेशन लिखी जाती है तो वो होता है कि ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ये डेफिनेशन आपने कभी सुनी नहीं है, उसकी रीजन ये है कि आपने कभी टिश्यू पढ़ा ही नहीं है, आपने टिश्यू और उसकी टाइप्स नहीं पढ़ी कभी, आपने कभी नहीं पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैं बता जरूर देता हूं, लेकिन अब हम आ जाते हैं कि हम कैसे ब्लड को बता रहे होते हैं। ये मैं क्यों बताता हूं, ताकि समझा पाऊं कि ब्लड इज अ स्पेशल टिश्यू। अगर कनेक्टिव का नहीं भी पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड एक स्पेशल टिश्यू है। टिश्यू हम किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ब्लड में स्पेशलिटी क्या है कि ब्लड आपकी बॉडी का वो वाहिद कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो मोबाइल है। ब्लड के अलावा कोई और टिश्यू नहीं है ऐसा, ब्लड के अलावा कोई और टिश्यू नहीं है। भाई आपका मस्कुलर टिश्यू है, वो भी मोबाइल नहीं है, वो भी सिसाइल है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है, वहीं पर मूव कर रहा है। कोई भी और टिश्यू हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा मोबाइल टिश्यू नहीं है जो मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। तो ब्लड के बारे में जब ये वर्ड आता है ना स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तो हमारी बॉडी का वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी से कनेक्ट भी है और पूरी बॉडी में मूव भी कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज भी कर रहा है। ये सेंटेंस इस्तेमाल होता है ब्लड को डिफाइन करने के। लेकिन क्योंकि यहां पर टिश्यू की टाइप्स तो है नहीं, तो इसलिए फिर हमारी बुक्स में ब्लड को डिफाइन किया जाता है उसके फंक्शन के थ्रू। एंड वो फंक्शन के थ्रू अभी किसी ने बताया भी था कि ब्लड क्या है, मेजर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ऑफ बॉडी। ब्लड को उसके फंक्शन के थ्रू डिफाइन किया जाता है कि ब्लड क्या है, हमारी बॉडी का मेजर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, यानी हमारी बॉडी में मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बड़ा जरिया ब्लड है। हमारी बॉडी में ये चीजों को, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का जो मीडियम है, सबसे मेजर मीडियम, लिम्फ, वैसे तो लिम्फ भी मीडियम है, लेकिन जो मेजर मीडियम है उसी को हमने ब्लड कहा है। तो जो नीचे वाला सेंटेंस है ये आपकी बुक के हिसाब से है, ऊपर वाला जो है ये एक्चुअल में ब्लड को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। अब अगर हम आपको ब्लड दिखाएं, आप सबने ब्लड देखा होगा, अपना अपना खून देखा है सबने या नहीं? कभी 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 तो किसी ना किसी को कट लगा होगा, अपना खून देखा होगा या नहीं? जी सर देखो। सबने अपना अपना खून देखा हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अपना खून देखा ही नहीं है कभी? एनीबॉडी जिसने अपना खून कभी भी ना देखा हो? तो भाई कोई, मैंने कोई अकाउंट का कोई पिन थोड़ी पूछ लिया है, जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं सर, सबने देखा है। अच्छा, आपको सबका पता? नेहा कह रही है मुझे सबका पता है। चलो नेहा, मुझे लग रहा है कि तुम, सबने देखा हुआ होगा, कभी ना कभी तो जख्म आया होगा ना। भाई मुझे लग रहा है कि जो है ना, तुम कोई वो ड्रैक्युला की फैमिली से तो नहीं हो, तुमने सबका खून पिया हुआ है लग रहा है मुझे। अच्छा खैर चलो, अब अगर आप ब्लड को वैसे देखें तो आपको नजर आता है कि ब्लड जो है एक यूनिफॉर्म कलर का रेड लिक्विड है। यस और नो? यस सर। अलीशा इकबाल, क्या हो गया, फातिहा पढ़वा दें क्या, सर मर जी गई? सर। ठीक है ना। आपको ब्लड जब आप नॉर्मल देखें तो आपको एक होमोजीनस का मतलब एक ही जैसा, होमोजीनस लिक्विड नजर आएगा। ब्लड इज अ होमोजीनस लिक्विड, आपको एक ही तरह का लाल लाल नजर आएगा। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं ब्लड तो टिश्यू है, इसमें तो बहुत कुछ है। तो अब ब्लड के कंपोनेंट्स पे अगर हम चले जाएं, ब्लड की कॉम्पोजिशन पे चले जाएं, तो कॉम्पोजिशन का हमें पता कैसे चलेगा? तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में एक ब्लड सैंपल ले लेते हैं और इस ब्लड सैंपल को हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर। भाई सर्कल में जब कोई बॉडी घूमती है तो आपने पढ़ा है ना कि उस पर, मेरी फिजिक्स आप जितनी अच्छी नहीं है, आप लोग बहुत तगड़े बच्चे होंगे, लेकिन थोड़ी बेसिक जो मैं जानता हूं उस हिसाब से बता रहा हूं कि जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो आपको मालूम है उस पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक सर्कल के अंदर अट्रैक्ट करती है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, और एक बाहर फेंकती है जो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल।
फ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से चीजें बाहर निकलती हैं। इसका लाइव एग्जांपल है वो वॉशिंग मशीन जो ड्रायर के साथ आती है। आपने देखा जो ड्रायर के साथ वॉशिंग मशीन होती है, जब ड्राइंग फंक्शन शुरू होता है तो वो तेज तेज स्पिन करते हैं कपड़ों को। जी सर। वो गरीबों कभी ड्रायर वाली मशीन देखी है? जी Yes, जी sir. वो सुखाने के लिए। हाँ जी, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो उस ड्रायर मशीन में जब आप देखें, जब गर्म, जब सुखाने की बारी आती है तो तेज तेज घुमाता है। इस तरह के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो, और पानी जो कपड़ों में जज्ब हुआ है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस सर्कुलर मोशन में बाहर निकलता जाए। बिल्कुल इसी तरह हम ब्लड का सैंपल भी लेते हैं, और एक मशीन होती है जिसे होमोजेनाइजर कहते हैं, उस मशीन में सैंपल को लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसे हम कई हजार आरपीएम पर मिनट पर सेट कर देते हैं, और फिर उसे घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। जब इनिशियली हम उसे घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये होमोजीनस लिक्विड था, पूरा पूरा लाल लाल सा लिक्विड था, ये जब एक बार इसको घुमा लिया जाता है, एक बार मतलब मशीन में जब आप इसको कई आरपीएम पर रोटेट कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमें नजर आता है कि अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, जरा समझिएगा कि वो ब्लड जो अब तक हमें होमोजीनस लिक्विड के तौर पर नजर आ रहा था, अब इसका तो रंगी रूप तब्दील हो गया। क्या मतलब रंग रूप तब्दील हो गया? कि वो जो लाल सा पोर्शन था, जो पूरे हमें टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ नजर आ रहा था, वो सारा लाल पोर्शन जो है बिल्कुल बॉटम पे बैठ जाएगा, और बिल्कुल थोड़ा सा, और मेजॉरिटी यानी मोर देन जो 2/3 पार्ट है, वो सारा लाइट येलो, पेल येलो टाइप का जो है ना, वो लिक्विड आ जाएगा। कहां से आ रहा है? नया बाहर इसमें टैंक नहीं डाला है अलिशबा, बल्कि इसी सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम देखते हैं, जब हमने इसकी क्या की, सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो हम देखते हैं कि ब्लड इनिशियली गॉट सेपरेटेड इनटू 2 पोर्शंस। एक पोर्शन आपको कंसिडरेबली लार्ज एरिया में नजर आ रहा है जो कि रेड भी नहीं है, और जबकि दूसरा पोर्शन आपको काफी स्मॉल एरिया में नजर आ रहा है जो रेड है। ये पोर्शन जो लार्ज क्वांटिटी में नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये पोर्शन जो स्मॉल क्वांटिटी में नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड का मतलब, ब्लड का जब हम कंपोनेंट स्टडी करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन से इनिशियली 2 कंपोनेंट्स में अलग होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आए नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं के बारे में बात करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नो सर। जी नेहा मिर्जा। नो सर, समझ आ गई। जी अलिश भाई इकबाल, अलिश भाई इकबाल। जी सर, समझ आ गया। आए समझते हैं, पहले थोड़ी बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। बेटा प्लाज्मा के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये मेजर कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली आपने अभी देख लिया कि यस इट इज द मेजर कंपोनेंट, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और कितना मेजर है ये भी बता देते हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है ना, वो ब्लड प्लाज्मा ही से बना हुआ है। अब प्लाज्मा है क्या? अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द नॉन सेल्यूलर पोर्शन ऑफ ब्लड। यानी जब आप ब्लड को घुमाते हैं ना, तो सेल्स अपने वजन और डेंसिटी की वजह से बॉटम पे चले जाते हैं, और ये जो सारा लिक्विड वाला पोर्शन आया था पेल येलो, ये सारा पोर्शन विदाउट सेल है, ये नॉन सेल्यूलर पोर्शन है ब्लड का। प्लाज्मा वो पार्ट है, अक्सर आपने सुना होगा जब ब्लड किसी को डोनेट कर रहे होते हैं तो अक्सर ब्लड की जगह FFPs, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। तो प्लाज्मा कब डोनेट कर रहे हैं? जब सेल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसी और चीज की जरूरत है जो सेल्स के अलावा ब्लड में होती है। और क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो प्लाज्मा जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर कंपोनेंट है ब्लड का, इट इज एक्चुअली नॉन सेल्यूलर पोर्शन ऑफ द ब्लड। इसमें सेल नहीं होते। फिर सवाल है क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है वो कंसिस्ट करता है मेजरली 3 चीजों पर। प्लाज्मा 3 मेजर कंपोनेंट्स पर बेस करता है, वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड मिनरल आयंस। प्लाज्मा के अंदर ये 3 मेजर चीजें होती हैं। जाहिर है प्लाज्मा प्रोटीन सेल तो नहीं है, वाटर सेल तो नहीं है, और मिनरल आयंस भी सेल नहीं है। ऑलमोस्ट 90%, 90 to 95% ऑफ ब्लड नहीं कह रहा, प्लाज्मा कह रहा हूं, 90 to 95% प्लाज्मा
देखो ब्लड के कंपोजिशन में 60 to 70% प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा के अगर हम अंदर चले जाएं तो 90 to 95% प्लाज्मा इज वाटर, यानी प्लाज्मा का 90 to 95% पार्ट वाटर है, और फिर जो 5 to 10% पोर्शन है उसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स और मिनरल आयंस। आज समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इतना बड़ा पोर्शन वाटर का है तो डेफिनेटली वाटर का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप तस्करा पढ़कर आते हैं कि वाटर का रोल क्या होता है, कि वाटर ही है। यहां मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ वर्बली बता देता हूं कि वाटर ही है जिसकी वजह से ब्लड में लिक्विडिटी है, ब्लड फ्लो कर रहा है। वाटर एक इंतहाई स्टेबल लिक्विड होता है जो आसानी से वेपराइज नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में हीट चेंजेस आती हैं तो वाटर आसानी से उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ना वाटर जल्दी से फ्रीज होता है, ना वाटर जल्दी से वेपराइज होता है। फिर आप जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको करवाने के लिए भी वाटर बेसिक कंडीशन होती है। फिर आपने पढ़ा है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीजों को वाटर अपने साथ डिसॉल्व करके इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर आपने पढ़ा है कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी वाटर एसिडिक और एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये वाटर की चंद प्रॉपर्टीज है। प्लाज्मा में जो वाटर है उसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणियां जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में वैसे आप अलग से पढ़ते हैं कि वाटर क्यों इतना है, इस इतने वाटर की वजह से ही ब्लड जो है वो लिक्विड है। इतने वाटर का क्या और रोल है कि इसकी वजह से ब्लड एक स्टेबल लिक्विड है, ना ब्लड आसानी से वेपराइज होता है, ना आसानी से फ्रीज होता है। तमाम चीजें वाटर में आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं और इजीली ट्रांसपोर्टेबल होता है हो जाती हैं। इसी तरह वाटर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर उनका होने की वजह से पानी के अंदर एक बफरिंग एक्शन क्रिएट करता है, यानी अगर एसिड या बेस आ रहा है, एसिड या बेस ब्लड में ऐड हो रहा है तो उनकी इफेक्ट को नलीफाई करने में वाटर का बहुत अहम रोल है। इसी तरह ब्लड में बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं सेल्स के अंदर, जिनको करवाने के लिए वाटर इज अ बेसिक कंडीशन, और तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्शंस हो पाते हैं। अगर वाटर नहीं होंगे तो रिएक्शन भी नहीं होगा। ये चंद कुछ अहम बातें हैं वाटर के इंपॉर्टेंस में। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? सर जी बेटा। आई जी सर। सर आ गई। हीमोग्लोबिन नहीं होता बफर? हीमोग्लोबिन का तो अलग बफरिंग एक्शन होता है, वाटर में भी बफरिंग प्रॉपर्टी है और हीमोग्लोबिन से वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में। हीमोग्लोबिन इटसेल्फ तो बफर नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड और रेड ब्लड सेल मिलकर बफरिंग एक्शन बनाते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है। हीमोग्लोबिन तो मेरी नॉलेज में कहीं भी नहीं है कि बफर का रोल प्ले करता है। नोट्स में लिखा हुआ था कि हीमोग्लोबिन जब हाइड्रोजन के साथ बाइंड करता है तो वो हाइड्रोजन के साथ ना, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। अभी आगे आएगा चैप्टर में, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में वो ब्लड के थ्रू एक बफर सिस्टम बनता है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, क्योंकि एच कहां से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में पैदा होता है ना एच। अगर आपको यही बात याद है तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट वाली बात भी तो याद होगी। जी जी इटसेल्फ हीमोग्लोबिन कोई बफर नहीं है। ठीक है। तो भाई ये कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सॉरी वाटर मैंने बता दिया कि वाटर जो है ये कुछ मेजर रोल, मैंने रिटन में नहीं लिखा, आपने वर्बली अगर सुनकर नोट किया है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आ जाए हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें, वो ब्लड में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं कि ब्लड में वैसे तो बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे, लेकिन चंद अहम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात हम करेंगे, जिसमें नंबर 1 आ जाता है हमारे पास एल्ब्यूमिन, नंबर 2 आ जाता है हमारे पास ग्लोब्यूलिन, नंबर 3 आ जाता है हमारे पास फिब्रिनोजिन, नंबर 4 आ जाता है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन। एटलीस्ट ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स का आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने कहा बहुत सारे हैं, सीरोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिटिन, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेजर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट वो ये 4 हैं। सबसे पहले एल्ब्यूमिन। जी फरजा मोहानी, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय एल्ब्यूमिन? शाबाश।
जी फरजा, निमरा, अलिशबा, अबे भाई क्या कर रहे हो, तो कोई जवाब क्यों दे रहे हो? अलिशबा तुमने क्या कॉलेज में सोते सोते पढ़ा है क्या ये? सर हमने अभी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ रहे हो अभी तुम लोग? अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स करें, बिल्कुल स्टार्ट करें। कैसा लग रहा है वो? सही है सर, समझ आ रहा है। अभी तक तो जाइलम वेसल्स पूरा कर लिया। ट्रांसपोर्ट प्लांट के लेक्चर मैंने तुम्हें भेजे थे। जी सर भेजे थे। सर मैं पिछला वीक जो है ना बहुत बिजी थे, क्योंकि हमारे जो है ना टेस्ट वगैरह भी हो रहे थे, तो मैं थोड़ी बहुत ही रिकॉर्डिंग्स देख पाई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके देख। चलो, अब इतना आहिस्ता मत देखना कि बस फायदा ही खत्म हो जाए उसका। अच्छा भाई, जरा समझ लें, प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे पहले एल्ब्यूमिन, जो सबसे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है ना, जो आपकी ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑनकॉर्टिक प्रेशर मेंटेन करना। ये क्या होता है थोड़ी देर में समझाता हूँ। दूसरे नंबर पे आ जाओ, ग्लोबुलिन। आपने एंटीबॉडीज का नाम सुना है? एंटीबॉडीज जाहिर है कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। तो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में, प्लाज्मा में जो घूम रही हैं, दे आर ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स एक्चुअली। तो प्लाज्मा प्रोटीन में जो ग्लोबुलिन वाली वैरायटी है, दे वर्क एज एंटीबॉडीज, यानी दे वर्क फॉर योर इम्यूनिटी, दे वर्क टू डिफेंड योरसेल्फ, योर बॉडी। फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये आप ओ लेवल्स में पढ़कर आए। अगर आपको याद हो तो जब कहीं पर कट लगता था, जब कहीं पर कट लगता है, तो आपने पढ़ा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में। और फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है? जिन को एक्टिव करता है। फिब्रिनोजिन को एक्टिव करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? फिब्रिन में। और फिर फिब्रिन क्या करता था? मान लो कि ये ब्लड वेसल थी जिसपे कट लग गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जानते थे प्लेटलेट्स जाके जमा हो रहे थे, लेकिन हमने पढ़ा था वो लेवल में कि प्लेटलेट का जो प्लग होता है वो लूज होता है। तो फिब्रिन का काम क्या होता है? कि उस लूज प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करना, उस लूज प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करना। फिब्रिन का काम क्या बनता है बेटा? स्टेबलाइज लूज प्लेटलेट प्लग। ठीक है जी। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अगर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है फिर फिब्रिनोजिन नहीं बनेगा, सॉरी फिब्रिनोजिन से फिब्रिन नहीं बनेगा, और फिब्रिन नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है फिर जो प्लेटलेट प्लग है वो स्टेबलाइज, बोलो भाई, नहीं हो पाएगा। कोई मसला? नो सर। ये अलिशबा इकबाल, सर निमरा, नौशाद, फरजा, नेहा, अलीना। नहीं सर, नो मसला। जी अलीना मुबीन, किधर हो भाई? इधर हो तो किधर हो भाई? कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो अलीना यार, नाराज हो गए हो क्या तुम लोग? भाई ऐसे तो नहीं करो यार। अब आ जाओ ऑनकॉर्टिक प्रेशर, लास्ट डिस्कशन है, फिर इंशाल्लाह आगे की डिस्कशन बाद में करेंगे। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के लिए मैंने लिखा ये सबसे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होता है और इसका काम होता है ऑनकॉर्टिक प्रेशर मेंटेन करना। आए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑनकॉर्टिक प्रेशर हम किसे कहते हैं, थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, मान लें कि हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड के लिए एक और नाम इस्तेमाल होता है आईवीएफ। आईवीएफ ये वाला नहीं है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं। आईवीएफ का मतलब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, वेसल के अंदर फ्लो करने वाला फ्लूइड। ब्लड को हम आईवीएफ यानी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। और इसी तरह ब्लड वेसल के बाहर भी फ्लूइड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके लिए वर्ड आता है एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो आप इमेजिन करें कि ब्लड के जो वेसल्स पूरी बॉडी में रन कर रही हैं, तो वो आईवीएफ है और इनकी सराउंडिंग में मौजूद है एवीएफ, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। अब मेरे बच्चों, ब्लड चूंकि हाई प्रेशर पे रन कर रहा होता है, ईवीएफ का प्रेशर तो ज्यादा नहीं होता क्योंकि पंपिंग ऑफ हार्ट तो ब्लड को मिल रही होती है, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि ब्लड लीक आउट ना कर जाए वेसल से बाहर। आप समझ रहे हो? ब्लड लीक आउट ना कर जाए, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे लीक आउट नहीं कर जाए। जाहिर है ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो तो लीक आउट नहीं होते, लेकिन प्लाज्मा चूंकि वाटर होता है और उसमें मिनरल लाइंस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये सारे, तो देयर आर चांसेस कि ये हाई प्रेशर पर लीकिंग ना शुरू कर दें।
तो मेरे बच्चे एल्ब्यूमिन क्या करता है, इस लीकिंग को प्रिवेंट करता है, यानी एक प्रेशर का ऐसा इक्विलिब्रियम बनाता है कि जो मेक श्योर करता है कि प्लाज्मा वेसल के अंदर ही रहे, वेसल से बाहर लीक ना हो। यानी आप यूं समझ लें कि एल्ब्यूमिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसका सिंपल जो आपको सिम्टम नजर आएगा वो क्या होगा, अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसका सिंपल रिजल्ट होगा लीकिंग ऑफ प्लाज्मा। और जब प्लाज्मा लीक आउट होकर एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड में ऐड होगा, सेल्स के दरमियान लीक आउट होगा, तो क्या आना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग। क्या आना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आना। जब भी आपको बॉडी में कहीं पर स्वेलिंग आती है, इसका मतलब है वहां पर प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। और अगर चोट लगने की वजह से आई है तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई चोट भी नहीं लगी और फिर भी जो स्वेलिंग आ रही है, प्लाज्मा लीकेज हो रहा है सेल्स के अंदर, जैसे अक्सर लोगों को पांव पे आ जाती है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो बड़ी उम्र के होते हैं पांव लटका कर बैठे तो पांव में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन जो उनमें स्वेलिंग का होता है वो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है। कि एल्ब्यूमिन डेफिशिएंट होता है, जब वो पांव लटका कर बैठते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है पांव के ऊपर, तो उस हाई प्रेशर के ऊपर प्लाज्मा जो है वेसल से लीक आउट होके सेल्स के दरमियान में आना शुरू हो जाता है, और उस वजह से सेल्स के दरमियान स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रेशर मेंटेनेंस को हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। कि एल्ब्यूमिन क्या करता है, एक प्रेशर बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जिसके नतीजे में नॉर्मल सर्कुलेशन में ब्लड का प्लाज्मा लीक आउट, बोलो भाई, नहीं होता। और एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी से सीधा स्वेलिंग आती है, बिकॉज प्लाज्मा लीक आउट होकर टिश्यू स्पेस में आएगा और वहां स्वेलिंग आएगी। इस कंडीशन को हम एडीमा कहते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें खास तौर पे जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, पांव वगैरह, उनमें ये स्वेलिंग रहती है जब वो पांव लटका के बैठते हैं, क्योंकि उनमें एल्ब्यूमिन का लेवल एफिशिएंट नहीं होता, और जब वो पांव लटका कर बैठते हैं तो वो प्रेशर पांव में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जिसकी वजह से लीकिंग शुरू हो जाती है और उनको पांव में एडीमा आ जाता है। सो ये है प्लाज्मा के बारे में मुख्तसर सी डिटेल कि प्लाज्मा मेजर कंपोनेंट था, वाटर इसका डोमिनेंट पार्ट है, वाटर बहुत सारे काम कर रहा है जो मैंने वर्बली आपको बताए, और फिर रिमेनिंग पोर्शन में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, सेल कोई नहीं है, और आइंस हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स की लंबी लिस्ट में से हमने 4 की बात की। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के तौर पर बिहेव करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, जो स्टेबलाइज करता है प्लेटलेट ब्लैक को जब एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग हमें उसकी जरूरत होती है। ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं, और एंटीबॉडीज डिटेल में इम्यूनिटी के चैप्टर में डिस्कस की जाती हैं। और एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन, और भी काम होते हैं, दीज आर मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय दीज प्रोटीन। तो प्लाज्मा की डिस्कशन यहां पर खत्म हो गई। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स की डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट सेशन आपका अल्लाह ने चाहा तो मंडे को होगा 4 बजे, नहीं चाहा मंडे को, जी मंडे को होगा 4 बजे। क्लास होती है 4 to 5। सर आप टेस्ट थर्सडे को ले सकते हैं? नहीं भाई, ट्यूसडे को टेस्ट मैं अनाउंस कर चुका हूँ ना ऑलरेडी, थर्सडे को क्यों ले रहे हैं टेस्ट? सर बिल्कुल हमारे कितने बजे? टेस्ट चल रहे हैं। यार ये तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना चैप्टर पढ़ा के टेस्ट ले रहा हूँ ना भाई, ऊपर से वैसे ही आप लोग वो टेस्ट